नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड कांग्रेस के सभी 18 विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। राहुल गांधी के सामने पार्टी के सभी विधायक न सिर्फ अपनी हाजिरी लगाएंगे बल्कि अपनी पीड़ा से भी आला नेताओं को अवगत कराएंगे। पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने और प्रदेश के अंदर कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की संभावना के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है। फिलहाल दिल्ली मुख्यालय में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सभी सदस्यों के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में छोटे भाई की भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस सुरक्षित जोन तलाश कर रही है। उसका उद्देश्य सरकार में रहते हुए खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करना और नाराज वोट बैंक को खुश करना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। उनके पास चलते हैं। रवि, देखिए आज का जो ये बैठक होने वाली है ये बेहद ही अहम है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जो 18 विधायकों के साथ अभी जानकारी है कि शायद अभी मीटिंग चल रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की उनके प्रभारी के साथ, तो क्या लगता है क्या कुछ ऐसी बातें होंगी जो इनकी तरफ से राहुल गांधी को बताई जाएंगी और राहुल गांधी कुछ टास्क इन लोगों को देंगे? बिल्कुल, देखिए करीब 1.5 घंटे से कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही है। प्रभारी अविनाश पांडे इस बैठक में हैं और जो तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो नई बनाई गई थी उसके सदस्य हैं, उसके अलावा जो तमाम विधायक हैं उस बैठक में मौजूद हैं। जहां तक एजेंडा की बात करें, जब चूंकि नए प्रभारी है और नए प्रभारी के बाद पहली बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है और इसके बाद करीब 3:30 बजे सभी करीब 25 का डेलीगेशन होगा झारखंड कांग्रेस का। इनकी मुलाकात राहुल गांधी से होंगी। जहाँ तक एजेंडा की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो नाराजगी थी वो नाराजगी इस बात को लेकर भी ज़्यादा थी कि जब आरपीएन सिंह प्रभारी हुआ करते तो उस दौरान आला कमान के सामने इनकी अपनी बातें रख नहीं पाते थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। नए प्रभारी बने हैं, नए प्रभारी सबकी बात सुन रहे हैं, क्या क्या एजेंडा है, क्या किसकी क्या तकलीफें हैं, उन सब बातों को सुनेंगे और उसके बाद हाईकमान के पास जाएंगे। राहुल गांधी से इनकी मुलाकात होगी और वहाँ अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि बीच में कई खबरें छनकर आ रही थी, इसमें कहा जा रहा था कि ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं, बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, इस तरह की खबरें पहले चल रही थी। हालांकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है, पार्टी को गुटबाजी नहीं है। तो पहली जो सबसे अहम प्राथमिकता कांग्रेस की तरफ से यहाँ आज की जो बैठक उसमें दिख रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो गुटबाजी है उसको पहले खत्म कर एक संदेश दे कि पार्टी एकजुट है। दूसरी जो बात कही जा रही थी, चूंकि आरपीएन सिंह चले गए हैं और जो प्रभारी है अभी जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके काफ़ी करीबी थी और आरपीएन सिंह के कहने पे ही उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्या उनको लेकर कोई नाराजगी होगी, उनसे क्या बातचीत करनी है, तो ये तमाम ऐसे मसले जिनको लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई। सारे विधायक अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ अविनाश पांडे से बैठक कर रहे हैं। उसके बाद करीब 3:30 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे और वहाँ पर जाकर अपनी बातों को रखेंगे। जी बिल्कुल, तो 3:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब राहुल गांधी से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। तो देखिए अभी जो है वो बैठक चल रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की और उसके बाद 3:30 बजे 1-to-1 बातचीत होगी राहुल गांधी के साथ। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में हेमंत सरकार शराब बेचेगी। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट एजेंसी हायर की गई है। कंसल्टेंट एजेंसी की रिपोर्ट पर ही सरकार फैसला लेगी, जबकि शराब की लत की वजह से झारखंड में कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। युवा शराब की लत में डूब रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड में शराब कारोबार से जुड़े लोग सरकार के शराब बेचने की योजना से परेशान हैं। दलील है कि अगर 31 मार्च को लाइसेंस छीन लिया जाता है तो खुदकुशी की नौबत आ जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड को शराब कौन पिलाएगा और शराब पिलाकर ज्यादा राजस्व कौन दिलाएगा? इसी दो सवाल में हेमंत सरकार और झारखंड के खुदरा शराब कारोबारियों के बीच इन दिनों ठनसी गई है और इसके पीछे वजह भी है। झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंसी कंपनी को हायर किया है, जिसने झारखंड सरकार को 2300 करोड़ रुपए के सालाना राजस्व का लक्ष्य दिखाया है। तो राज्य सरकार को खूब पसंद आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकार इस कंपनी को 1.25 साल में 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी करेगी। शराब व्यापारियों की अगर देखते तो वो शराब व्यापारियों को बुलाते और सभी से बात करते। यहाँ के कंसल्टेंसी जो बाहर के लिया गया है 1.25 साल के लिए 1 करोड़ में बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ के परामर्शी को क्यों बहाल किया गया? यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस वाले हैं
तो हम लोगों ने उससे एक मांग रखा कि सर जो बहाल आप कर रहे हैं कंसल्टेंसी का, क्यों ना हम लोग एक बार झारखंड के जितने भी लाइसेंसियों हैं उनके साथ एक बार विचार विमर्श किया जाए। जो वो रेवेन्यू देना चाह रहे वो हम लोग क्यों ना झारखंड के लाइसेंसिंग और रेवेन्यू हम लोग अचीव कर दे झारखंड के हित में। सरकार हमें अब यूज करके ऐसे ही हमें व्यतीत हो रहा है, हमें यूज करके आज के टाइम में हमें छोड़ दिया जा रहा है। पुणे से मैं सारा चीज अपना जॉब छोड़ के यहाँ आया सरकार के हित में करने के लिए, बट आज हमें सारा चीज 3 साल से पूरा सरकार को रेवेन्यू दे दिए, हम लाखों करोड़ों कर्ज में डूबे हुए हैं और उसके बाद आज हमें सरकार यहाँ से अब हमारे बिजनेस से हट में लात मार के हटा रही है। झारखंड में शराब के कारोबार से जुड़े लोग हेमंत सरकार के फैसले से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ की एजेंसी से ज्यादा का राजस्व सरकार को दे सकते हैं। तो हम तो मंत्री जी से भेंट करके बोले हैं कि आपका जो भी लक्ष्य 2300 करोड़ रुपया का आप इनको मार्केटिंग छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को दे रहे, वो 1 साल हम लोगों को दे करके देखिए, फुल फ्लेजेड दुकान चलने दीजिए, माल उपलब्ध करवाइए और उत्पाद विभाग सहयोग हम लोग को करें। हम लोग 2300 करोड़ से ऊपर का राजस्व संग्रह करके जरूर देंगे, अवश्य देंगे। झारखंड में रेवेन्यू जनरेट करने के कई साधन हैं, मसलन कॉल ब्लॉक, मिनरल्स, बालू, स्टाम्प ड्यूटी, जमीन खरीद बिक्री। बावजूद सरकार खुद से शराब बेचने पर आमादा है। झारखंड के शराब कारोबारी हेमंत सरकार के इस कदम से बेहद डरे सहमे हैं। लेकिन आज एक दुकान में 1.5 करोड़ से कम की लागत नहीं लगी हुई है। आज जब दुकान हम लोगों से 31 मार्च को लिया जाएगा तो हम लोगों के सारे माल को इनलीगल घोषित कर दिया जाएगा या लीगलाइज घोषित करते हुए अगर सरकार अपने अंडर में ले लेती है तो वो कहती है कि मैं 50% में लूंगा। 1 करोड़ का माल अगर वो 50 लाख में लेगा तो मैं 50 लाख कहां से भरूंगा? आज करोड़ों का कर्जा हम लोगों के सर पर भरा पड़ा है। बैंक का ब्याज, बाजार से ब्याज 2%, 3% में ब्याज लिया हुआ है। पूंजी से भी गए, रोजगार से भी गए, इज्जत से भी गए, हर चीज से बेरोजगार हम लोग को कर दे रही है सरकार। 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ का माल स्टॉक मेरे पास है। आज हम 1 अप्रैल को जो नाजायज घोषित हो जाएगा तो फिर हम तो उसका 50% सरकार कहती है कि हम आपका माल को ले लेंगे, ठीक है, आप नाजायज उसको कोई तरह का नाजायज नहीं रहेगा, लेकिन वो 50% लेंगे तो फिर मैंने करोड़ का माल है 50 लाख में ले लेगी तो हम तो बर्बाद हो गए। आत्महत्या के सिवा कुछ सुसाइड करने का कुछ नहीं बचेगा हम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करना पड़ेगा। एक दुकान को खड़ा करने में जैसा शराब कारोबारी बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लगते हैं, ये गलियारा शराब का है। कहते हैं कि शराब जो है, शराब के नशे में कदम लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन सरकार इसी शराब के जरिए खुद को स्थिर करना चाहती है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गोड्डा के बोरियो प्रखंड में पड़ने वाला अगैया पत्थर खदान दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। मुख्य सड़क के ठीक बगल में करीब 100 फीट गहरे खदान में दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। खदान से महज 50 मीटर की दूरी पर बसे ग्रामीण इस खदान से काफी डरे सहमे से रहते हैं। ग्रामीण कैमरे पर कुछ कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा डराया और धमकाया जाता है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। राजाभीटा थाना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह पत्थर खदान, और पत्थर खदान दुर्घटना को किस तरीके से आमंत्रित कर रही है ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कि आप देखिए कि ये मुख्य रास्ता है। इस रास्ते से जब गाड़ियां आती हैं तो शायद उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होगा कि ये खदान करीबन 100 से 200 फीट नीचे गहरी है, और इस वजह से इस खदान में जो ब्लास्टिंग होते हैं इसकी वजह से जो ग्रामीण है वो भी दहशत में है। ग्रामीण कहते हैं कि जब भी यहाँ खदान में ब्लास्टिंग की जाती है तो एक डर का माहौल होता है उनके अंदर, और अगर इसकी शिकायत को लेकर वो कहीं जाते हैं तो उन्हें फटकार कर भगा दिया जाता है। बाकायदा ग्रामीणों ने तो कुछ भी कहने से भी मना किया। उन्होंने कहा कि अगर हम कैमरे पर कुछ कहते हैं तो शायद हमारे ऊपर भी गाज गिर सकता है और हम परेशानी में जा सकते हैं, इसलिए हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कहेंगे। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड आपको सारी बातें हम बता दें कि जब भी यहाँ से ब्लास्टिंग की जाती है तो ब्लास्टिंग के जो स्टोन होते हैं वो स्टोन सीधे लोगों के घर में जाकर गिरता है। यहाँ खदान से महज 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, 100 से कम ही मीटर की दूरी होगी, जहाँ पर कि गांव बसा हुआ है, बस्ती बसा हुआ है, और इस बस्ती के लोग जो हैं परेशान हैं। किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, इस वजह से नहीं कह पाते हैं कि अगर कुछ कहेंगे तो उनका शोषण होगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा।
धनबाद में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग पर ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाया है। दरअसल बीसीसीएल ईजे एरिया 11 में आउटसोर्सिंग परियोजना में हैवी ब्लास्टिंग से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई घरों में दरारें आ गई हैं, जिसके कारण ग्रामीणों ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की है। दिनों से जो ब्लास्टिंग का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि सभी लोग दहशत में हैं। 12 नंबर बस्ती के लोग इस मुद्दे को लेके जीएम साहब से हमने 3 दिनों पहले मिला भी था। जीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि ब्लास्टिंग का दायरा कम किया जाएगा ताकि आप लोग को किसी तरह का नुकसान ना हो, और दूसरी बात कि जो भी नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। लेकिन दोनों ही चीज़ों में वो फेल है। उन्होंने बस जिस तरह से ढकोसला दिया बयानों का और पूरा दहशत में है। गोड्डा पुलिस ने अवैध शराब लोडेड कार को जब्त किया है। गोड्डा के रास्ते बिहार में शराब खपाने की तैयारी थी। पुलिस के अनुसार ये हरियाणा की बनी हुई शराब है। कल रात जब कार का पीछा किया गया तब कार सवार भाग गया, लेकिन पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तो शराब की बड़ी खेप कार से बरामद की गई। फॉर सेल इन अरुणाचल का माल है, ब्रांड है, चंडीगढ़ में बना हुआ है और इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के इसके मालिक का पता करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो इंजन नंबर और 33 नंबर दिया गया है वो भी फेक दिया गया है। तो अभी इस पर छानबीन जारी है। कितना बोतल सर मिला लगभग? हाँ, लगभग ये 180 ml का, जिसमें 48 पीस रहता है एक पेटी में, 3 पेटी वो माल है और 10 बोतल लगभग बड़ा वाला ये मिला है, उसका फुल बोतल 750 ml का। कुल कितना कीमत का होगा सर? लगभग 30,000 का माल है। 30,000। हाँ, लेकिन बिहार में यही माल जाकर के जो है तो 1 लाख का बन जाएगा। गोड्डा में मूर्ति विसर्जन के दौरान तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। बसंत राय थाना के डिरमा गांव मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक ने जमकर डांस किया, वहीं हथियार भी लहराते नजर आए। लोगों के बीच एक शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल है। हर धुन पर तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही वीडियो है जो वायरल हो रहा है। डीजे की धुन है, हर धुन पर लोगों के बीच एक शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल है। हर धुन पर भीड़ के बीच ये शख्स हथियार लहरा रहा है। गोड्डा की सड़कों पर हथियार लहरा रहे युवक को मानो किसी का खौफ नहीं, पुलिस का डर नहीं, कार्रवाई का डर नहीं। बीच सड़क पर हथियार के साथ तमाशे की यह तस्वीर बसंत सराय थाना क्षेत्र की है। सरस्वती पूजा के विसर्जन की यह तस्वीर है, जहां बीच सड़क डांस के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। डेरमा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान वीडियो में दिख रहा युवक मानो पुलिस और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है, वो भी तब जब मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। लेकिन हर इंतजाम के दावे की यह तस्वीर पोल खोल रही है। बावजूद इसके ये देखना होगा कि वीडियो में तमंचे पर डांस कर रहे युवक की गिरफ्तारी हथियार के साथ कब होती है। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का सफाया होगा। सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए वहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि हमारे जवानों को वहां पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। बूढ़ा पहाड़ झारखंड का वो इलाका जिसे नक्सली अपना सेफ जोन मानते हैं। अब नक्सलियों के इस सेफ जोन में घुसकर नक्सलियों के सफाई की रणनीति बन गई है। नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में विकास का रास्ता खोला जाएगा। गढ़वा का ये भंडरिया इलाका है। इसी इलाके में नक्सलियों का गढ़ है बूढ़ा पहाड़। केंद्र की सरकार अब यहाँ विकास के जरिए नक्सलियों पर चोट करने वाली है। इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र की सरकार ने यहाँ 9 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की मंजूरी दी है ताकि सुरक्षा बलों को नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचने में आसानी हो सके। इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों पर वार करने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ के इन इलाकों में सड़क का जाल बिछ जाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में यहाँ सहूलियत तो होगी ही, साथ ही इलाके में विकास की बयार भी बहेगी।
साइबर अपराध का गढ़ माना जाने वाला जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पुलिस ने साइबर अपराधियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कुख्यात साइबर अपराधी सीताराम मंडल के खिलाफ पुलिस ने क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा है। कौन कौन से अपराधी हैं उनको चिन्हित करके जिसके विरुद्ध में हम कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट, जिसको सीसीए बोलते हैं, जिसके विरुद्ध हम सीसीए का प्रस्ताव देंगे। अभी हम लोगों ने एक व्यक्ति के विरुद्ध में सीसीए का प्रस्ताव पहले दिया है, सीताराम मंडल के अगेंस्ट में, जो साइबर क्रिमिनल है। बाकी और केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि किन किन लोगों को हम लोग दे सकते हैं, किसके विरुद्ध में इसका प्रस्ताव जाएगा। लोहरदगा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक रेलवे फाटक को क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल किस्को रोड स्थित रेलवे फाटक पर ट्रेन के आने की सूचना हुई और गेटमैन ने फाटक बंद किया। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने फाटक में तेज टक्कर मारी और फाटक को तोड़ दिया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन यहां से गुजर रही होती और यह हादसा होता तो काफी नुकसान हो सकता था। फिलहाल आरपीएफ ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। 10 में इलेक्शन स्पेशल का टोरी से रांची जाने के लिए लाइन क्लियर हुआ और उसके बाद 11:27 में 28 में बोला कि चापी गाड़ी क्रॉस कर रही है, तो हम गेट को बंद करना शुरू किए, गिराना शुरू किए। उसी दौरान ट्रक आके धक्का मार दिया। गढ़वा के प्राचीन मंदिर से मूर्ति चोरी के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिले में अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। स्थानीय लोग मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से इसे बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं जिले के एसपी का कहना है कि वे लोग इस मामले को लेकर गंभीर हैं। जो कांडी में हमको लगता है दूसरा या तीसरा बार इस तरह का घटना हो चुका है, तो प्रशासन को इस पर पहले अंकुश लगाना चाहिए। इस तरह के जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उन लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए। मान लीजिए पुलिस गश्ती को बढ़ाना चाहिए, जो उस तरह के चिन्हित हो रहे हैं उन लोगों पे मैंने कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पर बेशकीमती मूर्तियाँ स्थापित हैं, सरकार को चाहिए कि इसकी सुरक्षा का प्रबंध करे, चाहे जिस तरह से करे, समाज को जागरूक कर करके करे, समाज का सहयोग लेकर के करे, अपने सरकारी व्यवस्था से करे, जिस तरह से भी करे, लेकिन इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। चोरी की घटना जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कांडी प्रखंड के अंतर्गत हुआ है, उसके बाद से हमने निर्देश दिया है सभी थाना को कि अपने क्षेत्र में खास करके ऐसे मंदिर जहां पर कि बेशकीमती या चाहे एंटीक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वैल्यू हो या फिर किसी ऐसे अष्टधातु इत्यादि का बना हुआ हो जिससे कि उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो और चोर उसको निशाना बना सकें, ऐसे जगहों को चिन्हित करना है और वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑडिट कर लेना है कि वहाँ पर मंदिर के द्वारा किस प्रकार की सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ पे रखे गए हैं। कहते हैं जन्म देने वाला से बड़ा पालने वाला होता है। झारखंड राज्य में बच्चों को लीगल तरीके से गोद लेने वालों का ग्राफ काफी बढ़ गया है, जो कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। देश भर में जितने बच्चे गोद लेने के लिए नहीं हैं, उससे लगभग 70 से 80% ज्यादा पेरेंट्स उन नन्ही जानों को अडॉप्ट करने के लिए लाइन में लगे हैं। अडॉप्शन एजेंसियों के अनुसार 2018 के बाद अडॉप्टिंग पेरेंट की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 1 से 1.5 साल तक इंतजार करने के बाद बच्चे का अडॉप्शन हो जाता था, पर अब कम से कम 2.5 से 3 साल के बाद ही बच्चा गोद लिया जा सकता है। रांची में सहयोग विलेज और करुणा 2 डेडिकेटेड बच्चों की अडॉप्शन एजेंसी है। इन 2 सेंटरों में वर्तमान में 33 बच्चे अडॉप्शन के लिए हैं। इन 33 बच्चों की अडॉप्शन के लिए 199 पेरेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं। वेटिंग लिस्ट में केवल यही 199 पेरेंट्स नहीं है, बल्कि इनकी संख्या और भी अधिक है। हमारे पास 60 पेरेंट्स हैं जिनका हमारे पास एप्लीकेशन है और वो हमारे यहाँ से HHR हो चुका है उनका, और लंबे समय से यहाँ पे चेंजेस भी आई है पेरेंट्स में। वो अब इस प्रोसेस में आ रहे हैं लोग और पॉजिटिव भी रिज़ल्ट आ रहा है। और अभी फ़िलहाल पे हमारे पास करेंटली तो 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे हैं, उनमें से 4 बच्चे हैं जो अवेलेबल फॉर एडॉप्शन है। कानून तर पे वो लीगली फ्री है हमारे उसमें बात पे, और बाकी जो बच्चे हैं रिमेनिंग है वो अभी इन प्रोसेस है, एडॉप्शन के लिए इन प्रोसेस है।
लोहरदगा में दीदी भोजनालय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो महिलाएं कभी शराब बेचती थीं, वो आज लोगों को खाना खिलाकर अपना पेट भर रही हैं। लोहरदगा जिला मुख्यालय के सामने कोई महिला पकौड़े तल रही है तो कोई चाय बना रही है। एप्रोन पहने नजर आ रही है तमाम महिलाएं अब दीदी भोजनालय के बैनर तले लोगों का पेट तो भर ही रही हैं, साथ ही साथ अब सम्मान के साथ 2 रुपए कमाकर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। लेकिन इन महिलाओं के इतिहास पर गौर करें तो खाना में जायका लगा रही ये महिलाएं कभी शराब बेचा करती थी। अवैध तरीके से शराब बेचकर खूब पैसे भी कमाया करती थी। लेकिन मन में कहीं सम्मान को लेकर धीरे धीरे इन महिलाओं को आजीविका सखी मंडल का साथ मिला और सम्मान के लिए ऐसा साथ मिला कि अवैध शराब का धंधा छोड़कर सभी महिलाओं ने मिलकर एक भोजनालय खोलने की ठान ली। सम्मान के साथ दीदी भोजनालय के नाम से एक होटल खोला गया, जहां कई तरह के खानों को परोसा जाने लगा। सम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की इन महिलाओं ने जो रास्ता चुना, आज उसकी हर कोई मिसाल दे रहा है। झारखंड के किसान नई तकनीक से खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। परंपरागत खेती छोड़कर इन किसानों ने कुछ नया करने की ठानी और आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक सीखने समझने के लिए झारखंड की महिला और पुरुष किसानों को इजरायल भेजने का फायदा अब नजर आने लगा है। कृषि तकनीक में विश्व के अग्रणी देशों में रहने वाले इजरायल से खेती के गुर सीख चुके झारखंड के किसान भी खेती में अब नए प्रयोग कर रहे हैं। देवघर जिले के वकील यादव वहां से लौटने के बाद नई तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वकील यादव कहते हैं कि पहले इजरायल में सीखी गई तकनीक से खुद स्ट्रॉबेरी की खेती की, उसके बाद उन्होंने देवघर जिले में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कई किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी दी। इस खेती में महिलाएं भी जुड़ी। महिलाओं ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए उन्हें उनकी संस्था JSLPS की ओर से सहयोग मिल रहा है। प्रशिक्षण मिलने के बाद JLSPS की ओर से उन्हें स्ट्रॉबेरी के पौधे के अलावा खेती के लिए जरूरी आवश्यक सामान दिए गए हैं। हर प्रखंडों में लगभग 10 एकड़ की जमीन में स्ट्रॉबेरी